Suppose n cells, each of EMF E and internal resistance small r are connected in series in each row, and m such rows are connected in parallel across R. इसका मतलब क्या है? देखिएगा, ये पेज नंबर 54 पर हो तो आज जी। हो कहाँ आज तो सर फैमिली सोल्यूशन भी हुआ था अभी यार। अच्छा बैठो फटाफट बैठो, पेज नंबर 54 निकाल के नोट्स। पेज नंबर 54 में इसमें क्या है कि सेल्स जो हैं वो सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी हैं, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग है। मिक्स्ड ग्रुपिंग किस तरीके से होती है वो देखिएगा। इसमें ऐसा है कि जो सेल्स हैं वो ऐसे दे रखे हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट है, तो आप ही देखिएगा ये जो सेल सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं ये कितने सेल्स हैं? ये हैं n सेल्स, n सेल्स। और ये जो जितनी रोज हैं, भाई पहली रो दूसरी रो ऐसी ही होती है ना, मैट्रिक्स में भी करा था, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो चौथी रो, तो ये कितनी रोज हैं? ये दे रखी है m रोज। मैं डॉट 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 ऐसे बना रहा हूँ कि इसके बीच में ऐसी बहुत सारी रोज हो सकती हैं। सारे सेल्स लगाए हैं, दोबारा बोलो। सारी डॉटेड लाइन सेल्स से बनी हुई है। हाँ, ये जो सारी डॉटेड लाइन मैंने बनाई है इसका मतलब बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पर। मैंने एक सेल दिखाया, फिर दूसरा सेल दिखाया और फिर ये nth सेल दिखा दिया, nth सेल। और बीच के सेल्स मैंने नहीं दिखाए क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, सीरीज में लगा रखे हैं। तो सीरीज में एक ब्रांच में बहुत सारे सेल्स लगा रखे हैं, दूसरे ब्रांच में भी लगा रखे हैं, ऐसी तीसरी ब्रांच चौथी ब्रांच। तो केवल ये 4 ब्रांचेस नहीं है, ऐसी ब्रांचेस भी कितनी दे रखी है? m ब्रांचेस। ठीक है, तो m रोज बनी हुई है, पैरेलली हमने m रोज ली हैं और सीरीज में हमने कितने सेल्स लिए हैं? n सेल्स लिए हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ से इसको निकाला हमने और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर दिए, कनेक्ट कर दिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया कैपिटल R। ठीक है, अब चलो देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बताइए। आप ये देखिए कि यहाँ पर एक रो में कितने सेल्स जोड़ रखे हैं हमने? n नंबर ऑफ सेल्स, और रोज कितनी है? m रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? m इंटू n। ठीक है, भाई आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर 10 सेल हैं और 2 रो हैं तो 10 इंटू 2 20 सेल्स हो गए टोटल। मान लीजिए 10 सेल्स हैं और 3 रोज हैं तो 10 इंटू 3 30 हो गए। तो इसी तरह से एक रो में n सेल है और कितनी रोज है? m रोज है, तो m इंटू n। तो वही लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, फिर अगला देखिए नेट EMF। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, नेट EMF ऑफ ईच रो ऑफ n सेल्स इन सीरीज। तो जो सीरीज में लगा हुआ है उसकी हर एक रो का जो नेट EMF है वो कितना है? n इंटू ई। ये मुझे कैसे पता चला? सीरीज में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, तो सीरीज में जब सेल्स जुड़ते हैं तो उनका जो नेट EMF आता है, टोटल EMF आता है, वो सारी की सारी EMF का सम आ जाता है। ठीक है, तो हर एक सेल की EMF E है, इसका भी E, इसका भी E, तो सबका कितना हो जाएगा? n है ना। तो इस वजह से जो नेट EMF है नेट EMF ऑफ ईच रो। सर अगर किसी सर्किट में हमें इंटरनल और सिंपल एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस दे रखा है तो फिर उसको हम एक ही फॉर्मूले से निकालते हैं ना, ऐड ही R प्लस R प्लस R। ठीक है,
चलिए जी, उसके बाद देखिए एज एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट ईएमएफ ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, नेट ईएमएफ ऑफ ईच कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ ऑफ ईच कॉम्बिनेशन हो जाएगा एनी एज एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर पूरा जो ईएमएफ है वो कितना है? एनी है। तो भाई हर एक में कितना होगा? हर एक में एनी होगा। क्यों? क्योंकि सारे पैरेलल में है ना। तो ये पूरी की पूरी ब्रांच, ये पूरी ब्रांच, ये पूरी ब्रांच, ये पूरी ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस है सब पैरेलल में। पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज मतलब ये जो ईएमएफ है ये सेम रहता है। तो हर एक में एनी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो एनी लिखा है वो इसलिए लिखा है। फिर है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल्स। तो हर एक जो रो है उसमें नेट ईएमएफ, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल्स। तो हम ये देखेंगे कि हर एक रो में अगर मान लीजिए एक सेल है तो हम ये बता देते हैं ना कि जैसे मान लीजिए एक सेल है तो एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? आर होता है। तो वो सारे के सारे भी तो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो उन सबको आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितनी बार ऐड करेंगे? एन टाइम्स। तो एन आर हो जाएगा। तो वही दे रखा है कि ये एन आर हो गया। उसके बाद देखिए as m such rows are connected in parallel, so the total internal resistance r dash of the combination is, अब देखिएगा ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/r dash। इसका पहली वाली ब्रांच का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? nr, तो 1/nr। दूसरी वाली का भी nr, तो 1/nr। तीसरी वाली का भी nr, तो 1/nr। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, आखिरी वाली का भी 1/nr ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। हम ये कहेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस nr, क्योंकि सब सीरीज में है तो सीरीज में सब ऐड हो जाते हैं। इसका nr, इसका nr, इसका nr, इसका nr, तो nr सारे के सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो अब जब उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? अगर इधर R1 है, इधर R2 है, तो 1/R1 प्लस 1/R2। इधर भी nr है तो 1/nr, इधर भी nr है तो 1/nr, इधर भी nr है तो 1/nr। कितनी बारी ऐड करेंगे इनको? m टाइम्स ऐड करेंगे, इन सबको m टाइम्स ऐड करेंगे क्योंकि कितने ग्रुप्स हैं? m। हाँ, अब क्या करिए? 1/nr जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/nr मैंने कॉमन ले लिया। बेटा क्या बचेगा यहाँ? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी 1, m टाइम्स। अगर 1 को 4 बार ऐड करूँ तो 4 आता है, 1 को m बार ही ऐड कर रहा हूँ तो क्या आएगा? m आ जाएगा। ठीक है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू m अपॉन nr। 1/r डैश इज इक्वल टू m अपॉन nr। ये हो गया। तो यहाँ से r डैश कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल ले लो, r डैश इज इक्वल टू nr अपॉन m। r डैश इज इक्वल टू nr अपॉन m। ये हो गया। ठीक है। चलिए, therefore total resistance of the circuit, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? भाई मैंने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का निकाल लिया r डैश, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस R डैश, कैपिटल R प्लस nr अपॉन m। ये हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई अब आप देखिएगा द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो करंट है वो करंट क्या हो जाएगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हम हर केस में यही करते आए हैं। ठीक है। मैं इधर कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। टोटल ईएमएफ कितनी निकली थी? टोटल ईएमएफ हमारी निकली थी NE। ठीक है। हर एक में, क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल में ईएमएफ सेम रहने वाली, तो NE। तो हाँ, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। जब इसमें NE है तो इसमें भी NE, इसमें भी NE, इसमें भी।
सेल्स। सर वो कितने टाइम्स यानी कितने वो हाँ वो m टाइम्स आ रहा है वो कोई बात नहीं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वो चेंज होती ही नहीं, ऐड भी नहीं होती, ठीक है ना, तो वो NE ही रहेगी। तो टोटल EMF हमारा कितना NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR अपॉन M। मैंने लिख रखा है ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आपने वाईफाई का पासवर्ड नाम और लोकेशन भेजिए। वाईफाई का पासवर्ड, वाईफाई मेरे पास 2 है। एक मिनट, ये लो मैं हॉटस्पॉट दे रहा हूँ। ये पूजा 0606 POOJA 0606। हाँ आईफोन आ रहा था, उसका पासवर्ड बता रहा हूँ, पूजा 06, नहीं सब कुछ स्मॉल है, पूजा 0606। इनकरेक्ट करो दोबारा से। अरे मेरे पास सिग्नल ही चला गया, ये वाला करो तो चालू करो। आईफोन आ रहा था ना, हुआ क्या है? मेरे तो कुछ आया नहीं सिंपल। ये सर आपने आगे हाँ आप लोग आ गया। लेकिन वो ऑन चलिए अब देखिएगा, तो ये हो गया NE अपॉन R प्लस NR अपॉन M। ठीक, अब आ जाइए पेज नंबर 55 पर। पेज नंबर 55 पर क्या करा है, इसी को सिंप्लीफाई कर रखा है। पेज नंबर 55 पर देखिएगा, ये है I इज इक्वल टू NE अपॉन, अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये MR हो जाएगा, MR प्लस NR अपॉन M। ये हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो I इज इक्वल टू MNE upon MR plus NR, MNE upon MR plus NR, ये हो गई। Clearly the current I will be maximum if the denominator, that is MR plus NR is minimum। तो हम ये समझ गए कि भाई अगर डिनोमिनेटर कम से कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो MR plus NR है, इस MR plus NR को हमने कुछ इस तरह से लिखा, देखिएगा इसको मिनिमम शो करना है, ये देखना है कि ये मिनिमम कब होगा। तो हमने MR प्लस NR को ऐसे लिख दिया कि MR के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस NR के अंडर रूट का स्क्वायर। बता रहा हूँ, देखते जाओ आप। हमने ये देखना चाह रहे हैं हम कि ये डिनोमिनेटर है, ये मिनिमम कब हो सकता है, ठीक। तो हम इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने MR का अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, अंडर रूट MR ऐसे ही लिख दिया बस, भाई MR है तो MR को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट MR का होल स्क्वायर, अंडर रूट MR का होल स्क्वायर MR ही तो होगा, अंडर रूट NR का होल स्क्वायर NR होगा, तो इसको ही बस ऐसे ही लिख दिया, ऐसे लिख दिया, बता दूँ भी क्यों, प्लस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर ऐसे लिखा। उसके बाद क्या करिए, माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट MR इंटू अंडर रूट NR
जबरदस्ती लिख दिया ऐसे ही। ये माइनस जबरदस्ती माइनस वाला टर्म, नेगेटिव वाला टर्म जब जबरदस्ती लिखा है तो पॉजिटिव वाला भी लिखेंगे। तो +2 √mr इंटू √mr, तो a² + b² - 2ab ये बन गया। तो इससे ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर √mr माइनस √mr का होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ √mr इंटू √mr ये हो गया। ठीक, अब आप ये देखिएगा इसमें क्या है, अगली जो लाइन लिखी हुई है वो देखिएगा नोट्स में, एज परफेक्ट स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो mr + nr विल बी मिनिमम, mr + nr। अब ये देखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी। कभी भी अब ये कहेंगे कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव टर्म की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम ये कहेंगे सो √mr माइनस √nr इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 होगा। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा कि √mr is equal to n small r is equal to √small nr, ये हो गया। और यहाँ से आप क्या करें, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स। हाँ तो जैसे हमारे आइडेंटिटी लगाइए वहाँ पे a² + b² वैल्यू है, हाँ, a + b का होल स्क्वायर वैल्यू है। अच्छा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। a + b का होल स्क्वायर लगाने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर है ना, फिर वो प्लस वाला आ जाएगा, फिर उसको उधर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो ये दिखाना है कि हम डिनोमिनेटर को कम से कम कैसे दिखा सकते हैं, मिनिमम दिखाना है। हम मिनिमम दिखाने की कंडीशन निकालना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो वो नेगेटिव वाला टर्म फालतू में आएगा, हमें डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 2mr और √mr है, ये वैल्यू तो ऐड होगी ही होगी, ये वैल्यू तो ऐड होगी ही होगी। उसके अलावा जो ये वैल्यू है ये कम से कम अगर होगी, ये कम से कम हो, मिनिमम हो, तो हम कहेंगे कि हमारा करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम मिक्स्ड ग्रुपिंग वाले केस में हम मैक्सिमम करंट निकालने की कंडीशन डिराइव करना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, mr = nr दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, m कैपिटल R = n स्मॉल r। सर तो कंडीशन तो हो गई सर, I इक्वल्स वो दिख रहा है कि वो हाँ, I = ये तो करंट आ गया, ये तो करंट आ गया। अब मैं ये कहूँगा कि ये करंट मुझे मैक्सिमम कम मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं करंट कितना डिराइव कर सकता हूँ, कितना निकाल सकता हूँ, ऐसे वैल्यू निकालनी है, इसमें से। हाँ, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालते हैं हम करंट की, तो हम ये कहेंगे करंट की वैल्यू तो देखिए क्या आ गई, ठीक है। लेकिन ये करंट मैक्सिमम करंट कब होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी कब आएगी, जब कैपिटल R = nr/n होगा। ये कंडीशन आई है मैक्सिमम करंट की। मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब कैपिटल R = nr/n होगा। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस = टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर हो गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स के बराबर हो गया। नहीं समझे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे, आप ये देखिएगा कि इसका रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था, R', देखो तो सही पिछले पेज पर, R' = nr/m तो निकाला था, R' ही तो था ये nr/m, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला था वो, समझ गए, ठीक है। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला है, तो भाई सीरीज वाला, पैरेलल वाला और मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला तीनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही है इनका डेरिवेशन। उसके बाद जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसको काट दो, क्रॉस लगा दो इस पर, पेज नंबर 55 पर नीचे, ठीक है। अगले पर पेज नंबर 56 पर हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट जूल्स लॉ, इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी नहीं है। फिर अगला जो है पेज नंबर 57, इस पर है अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हमें करना है, इलेक्ट्रिक पावर हमें करना है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर बिल्कुल सिंपल, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो EMF मेंटेन करने के लिए जितना काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का जो है 3 फॉर्मूले होते हैं, ये मैंने सीधा सीधा लिख दिया, ये ना मैं आपको इधर समझा देता हूँ। जब भी इलेक्ट्रिक पावर की बात करी जाती है तो ये कहा जाता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन।
वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर या कोई भी पावर। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ काम करता है तो वो पर यूनिट टाइम कितना काम करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कोई काम कर रहा है, अगर मान लीजिए हम मैनुअली कोई काम कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, तो वो हमारी क्या है कि हम मैनुअली उस काम को कर रहे हैं, तो दैट पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर। वो मैकेनिकल पावर है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर है। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर, एक पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T। एक फॉर्मूला तो ये हो गया पावर का, ठीक है। उसके बाद हाँ फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो लिखे नहीं यहाँ पर, मैं तो बता रहा हूँ आपको। एक तो ये हो गया, एक दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का V इंटू आई। V इंटू आई कैसे बना, आप ये देखिएगा V इंटू आई ऐसे बना कि जब मैं जानता हूँ पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये होता है आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से, V इंटू क्यू। तो वर्क डन की जगह आप लिख दो V इंटू क्यू और अपॉन में टी है। ये जो क्यू अपॉन टी है ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट, ठीक है। तो P का एक फॉर्मूला बन गया V इंटू आई। P का एक फॉर्मूला तो वर्क डन पर यूनिट टाइम था ही, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। W की जगह V इंटू क्यू आ गया, अपॉन में टी, क्यू अपॉन टी इज आई, VI हो गया, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला, V को तो V ही रहने दो, V को तो V ही रहने दो, और I क्या होता है, V अपॉन आर। V अपॉन आर बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो V को तो V ही रहने दिया, I की जगह V अपॉन आर लिख दिया, तो P क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तीसरा फॉर्मूला बन गया। अब क्या करो, जो ये फॉर्मूला है VI वाला, इसमें क्या करो, I को I ही रहने दो, लेकिन V की जगह IR लिख दो। I को I ही रहने दो, V की जगह IR लिख दो। नहीं, P इज इक्वल टू V की जगह लिख दीजिए IR और I को I ही रहने दो, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा चौथा फॉर्मूला, ठीक। तो इसीलिए ये लास्ट में आप देखिएगा ये लिखा हुआ है कि P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमने कैसे, ये ओम्स लॉ लगाकर हमने ये तीनों चारों फॉर्मूले निकाल लिए। क्लियर है, हाँ। चलिए जी, पेज नंबर 58, बस इतना है। तो आप ये देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में साथ में आपसे इलेक्ट्रिक पावर और पूछ ली जाएगी, निकाल देना, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, जो चीज़ हो वो बोले आपके पास वर्क डन है, टाइम टेकन है, तो ऐसे निकाल दो। वो बोले वोल्टेज है, करंट है, तो V इंटू आई करके निकाल दो। मैं करवाऊंगा नहीं मेरे कल सभी इसके लिए। चलिए जी, अगला टॉपिक है, ये भी सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसको भी करना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या है, द टोटल वर्क डन और द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो देखिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक तरह से वर्क डन के जैसी ही है। कोई भी बॉडी कितना वर्क करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, इसीलिए हम एनर्जी की यूनिट भी जूल बोल देते हैं, जो वर्क की यूनिट होती है। वर्क की यूनिट भी जूल, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर तो डेफिनेशन है इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब 12th का बोर्ड ऐसा नहीं है कि उसमें इतनी छोटी चीज़ वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, वो 10th क्लास का क्वेश्चन है, वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। आगे देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि कमर्शियली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है किलोवाट आर। किलोवाट पर आर नहीं है, किलोवाट आर है, इसका मतलब किलोवाट और आर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो आप क्या है कि ये जो वर्क डन है इट इज़ जस्ट लाइक एनर्जी। वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो हमने बोला P इज इक्वल टू W अपॉन टी है ना, तो वर्क डन कितना, कोई भी बॉडी या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कितना वर्क डन करेगा जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है।
तो ये जो वर्क डन है इसकी जगह आप एनर्जी लिख सकते हो, E/T लिख सकते हो। E इज इक्वल टू W/T की जगह E/T लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से जो ये E है P इज इक्वल टू E/T, तो E कितना हो जाएगा P/T, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब वैसे तो एनर्जी की यूनिट देखिए जूल होती है, ऐसा यूनिट जूल होती है, पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो अगर पावर को मैं वॉट में रखूँ और टाइम को अगर मैं सेकंड में रखूँ तो हमारी एनर्जी जो है वो जूल में आनी चाहिए, एनर्जी जूल में आनी चाहिए। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो आप यहाँ लिखेंगे कमर्शियल यूनिट commercial unit of energy is kilowatt hour, किलोवाट आवर हो गई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जरा इसमें देखिए, जब किलोवाट आवर है तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, ये निकालना बेहद आसान काम है। देखिए कैसे, 1 किलोवाट आवर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। जब कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो बेटा उनकी ना यूनिट भी मल्टीप्लाई होती है, तो किलोवाट आवर के साथ मल्टीप्लाई होकर KWH बन जाएगा, किलोवाट आवर बन जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर को मैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकता हूँ, समझ गए, क्लियर है। हाँ, तो 1 किलोवाट है, इसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करो, वॉट में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, बिल्कुल सही, 1000 वॉट हो गया। 1 आवर जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, 3600, तो 3600 सेकंड हो गए, ठीक है। अब जब वॉट और सेकंड मल्टीप्लाई होते हैं तो जूल बन जाता है, तो वॉट और सेकंड मल्टीप्लाई होकर जूल बन जाएगा, इधर लिख रहा हूँ, जूल बन गया। और ये है 10, ये 3 जीरो है, ये 2 जीरो है, तो अगर मैं पॉइंट लगा दूँ यहाँ पर तो 3 जीरो बन जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, हमने नहीं लगाया, ये भी ठीक है, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये होता है। वही रिलेशन यहाँ पर लिखा है मैंने, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, तो आप 36 इंटू 10 की पावर 5 लिख दो, या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगला टॉपिक दे रखा है पावर रेटिंग, ठीक। द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड by the appliance when connected across the marked voltage of the mains, marked voltage of the mains। तो पावर रेटिंग जो है वो क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। तो कोई नई चीज़ तो नहीं बताई इसमें, देखो ना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर ही तो होता है, उसको पावर रेटिंग बोल दिया बस। इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैसे जो हम पावर होती है, पावर को हम क्या बोल देते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम बोले हैं तो वही पावर रेटिंग हो जाती है। ये किसी अप्लायंस की होती है। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो आप ये जानते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट में आप कोई ट्यूबलाइट लेने जाएंगे तो वो बोलेगा भैया मैं 15 वॉट की दिखाऊँ, 20 की दिखाऊँ, 30 की दिखाऊँ, 40 की दिखाऊँ, ये बोलेगा कि कितने वॉट की दिखा दूँ। तो इसका मतलब ही इज़ आस्किंग अबाउट द पावर रेटिंग, ठीक है। तो पावर रेटिंग फिक्स होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की। पावर क्या है, पावर तो हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कितनी है, एनर्जी तो आपकी जूल हो गई ना। और एनर्जी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि एनर्जी तो एनर्जी है कि भाई वो तो जूल में आ जाएगी कि भाई इतना किसी भी चीज़ में इतनी एनर्जी है, इतनी देर तक काम कर सकती है। अब अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो पावर बन जाता है। एफिशिएंसी अलग चीज़ है, एफिशिएंसी तो अलग चीज़ है। एफिशिएंसी का हमेशा, एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती। एफिशिएंसी हमेशा होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट,
कि हमने इनपुट कितना प्रोवाइड कराया और हमको आउटपुट कितना मिला, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा अब अगला टॉपिक देखिए पेज नंबर 58। पार्थ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, बिल्कुल नीचे है पेज नंबर 58 पर, पावर कंजम्पशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, यानी कि पावर कंज्यूम्ड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, पावर कंज्यूम्ड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे पावर कंज्यूम्ड बाय अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। करवाऊँ या नेक्स्ट क्लास में कल करा दूँ? हाँ सिंपल है वैसे, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और चलो कल करवाते हैं। फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम ये भी कल करा देंगे, और एफिशिएंसी और एप्लीकेशन और रेटिंग इफेक्ट ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ करके फिर कल न्यूमेरिकल्स करते हैं। मतलब कल तक हमारा ये किरचॉफ्स लॉ से पहले तक का पोर्शन ना हो जाना चाहिए। सर कल आपने सैटरडे से थोड़ा होमवर्क दे दो। हाँ दे देंगे ना, बिल्कुल बता देना, याद दिला देंगे। ठीक है, चलिए जी इतना कर लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं तब शुरुआत में दिया आई थी, बस उसी को बताया था कि फिज़िक्स का ना जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके 50-50 करके और तब इसके टेस्ट लेंगे। मतलब पहले ठीक है। 50 पेजेस, शुरुआत का मतलब 50%, कितने पेजेस? 86 पेजेस हैं, सारे पेजेस तो हैं नहीं, यस सर। सिलेबस में नहीं है सारे पेजेस, तो आप इस फर्स्ट 35 पेजेस सिर्फ टॉपिक बता देना ना। टॉपिक बताओ, मैं टॉपिक बता दूँगा ये। थैंक यू सर। सुबह की दिन की जो क्लास थी ना उसका हाँ। वीडियो लिख दो। हाँ मैं भेज दूँगा, थैंक यू सर। ओके।